आज हम कक्षा 9 के विज्ञान का अध्ययन करना प्रारंभ करेंगे। कक्षा 9 विज्ञान सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। यहाँ पर दीक्षा ऐप के जानकारी दी गई है। दीक्षा ऐप एक सरकार के द्वारा चलाया जाने वाला ऐप है, जिसमें आप QR कोड को स्कैन करके और उसकी सहायता से विभिन्न शैक्षणिक सामग्रियों का अध्ययन कर सकते हैं। लेखक मंडल का नाम दिया हुआ है यहाँ पर। विषय सूची। यहाँ पर कौन कौन से पाठों का हमको अध्ययन करना है उनकी सूची दी हुई है, जैसे जैव विविधता एवं वर्गीकरण, पदार्थ, प्रकृति एवं व्यवहार। तीसरा है परमाणु संरचना। चौथा गति। पांचवा है बल एवं गति के नियम। छठवां है जीवन की मौलिक इकाई कोशिका। सातवां है बहुकोशिकीय संरचना ऊतक। आठवां है रासायनिक आबंधन। नौवां है रासायनिक सूत्र और मोल संकल्पना। 10वां है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। 11वां है गुरुत्वाकर्षण। 12वां है कार्य एवं ऊर्जा। 13वां हमारा स्वास्थ्य। 14 है ध्वनि। 15 है हाइड्रोकार्बन। 16 है कोयला, पेट्रोलियम एवं पेट्रो रसायन। 17वां है प्राकृतिक आवास। 18वां है कचरा और उसका प्रबंधन। ये सैद्धांतिक के पाठ हैं। नीचे प्रायोगिक एवं परियोजनाओं के बारे में जानकारी दी गई है। तो आइए हम अध्याय 1 जैव विविधता एवं वर्गीकरण का अध्ययन करना प्रारंभ करते हैं। जैव विविधता एवं वर्गीकरण, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन। जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी, जैसा कि नाम दिया हुआ है, जैव विविधता यानी जीवों में विविधता। कौन से जीवों में विविधता? जो हमारे आसपास में पाए जाते हैं। पृथ्वी पे जितने भी प्राणी हैं उनको हम जीव कहेंगे, चाहे वह पेड़ पौधे हों, चाहे मनुष्य हों, जीव जंतु हों। क्या जितने भी एक कोशिकीय प्राणी हों या बहुकोशिकीय प्राणी हों, ये सभी जीवों के अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ पर क्या ये सभी जीव एक समान है? नहीं है। सारे जीव एक समान नहीं है धरती पे। सबसे पहले तो हम जीवों को प्रत्यक्ष रूप से 2 भागों में बांट देते हैं। एक होता है जीव जंतु और दूसरे होते हैं पेड़ पौधे। अब जीव जंतु और पेड़ पौधे मतलब ऐसे जो चल सकते हैं, अपने भोजन के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान विचरण कर सकते हैं, प्रत्यक्ष रूप से सांस दिखाई पड़ते हैं, भोजन करते हैं, उनको हम जंतुओं की श्रेणी में रखते हैं। जबकि ऐसे जो अपने स्थान पे अचल हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, जिनमें हरित लवक पाया जाता है, उनको हम पेड़ पौधों की श्रेणी में रखते हैं। तो यह सबसे बड़े स्तर की जैव विविधता हमको अपने जीव संसार में देखने को मिलती है। भिन्नताओं के आधार पर, जैसे अभी हमने जंतुओं में और पौधों में बांटा है जीव जगत का, बांटना ही जैव विविधता कहलाता है। आपकी पुस्तक में क्या दिया है इसको देखते हैं। पहले हम अपने आसपास देखें तो हमें कई प्रकार के जीवों के समूह दिखाई देते हैं। इन जीव समूहों के सदस्यों में भिन्नताएं भी हैं व समानताएं भी हैं। जैसे घोड़े, बिल्ली, कुत्ते आदि जानवरों के समूह को दर्शाते हैं, तथा नीम, बरगद
जामुन, अनार आदि पेड़ पौधों के समूह को दर्शाते। जैसा कि मैंने अभी बताया कि जीव जगत को मुख्य रूप से सर्वप्रथम 2 भागों में बांटा गया। एक तो है पेड़ पौधों का समूह जिसको हम पादप जगत कहते हैं, और दूसरा है जीव जंतुओं का समूह जिसको हम जंतु जगत कहते हैं। यदि हम इन दोनों समूह के सदस्यों के लक्षणों की तुलना करें तो हम पाते हैं कि एक समूह विशेष के सदस्य अन्य समूह की अपेक्षा अधिक समान लक्षण रखते हैं। तो सही बात है कि अगर हम जंतु जगत के और पादप जगत के जीवों की आपस में तुलना करें तो जो जंतु जगत में जितने भी जीव आते हैं उनमें आपस में ज़्यादा समानताएं होंगी पादप जगत की अपेक्षा। उसी प्रकार पादप जगत में भी जितने भी जीव आते हैं उनमें भी बहुत समानताएं होंगी जंतु जगत की अपेक्षा। इन समूहों के सदस्यों को और भी छोटे छोटे समूहों में बांटा जा सकता है, जैसे कि पादप जगत है। तो पादप जगत में जितने भी पेड़ पौधे हैं, पादप जगत के अंदर सारे पेड़ पौधे आ गए, घास, ताड़, छोटी से घास के पौधे से लेके बड़े बड़े वृक्षों तक सारे के सारे पादप जगत के अंतर्गत आ जाते हैं। लेकिन क्या वह एक समान है? नहीं, आकार प्रकार में भिन्नता है, फल फूल में भिन्नता है, गुणों में भिन्नता है। तो अब हम पादप जगत को भी भिन्नताओं के आधार पर और छोटे समूहों में बांट सकते हैं। उदाहरण के लिए घोड़ों का समूह, बिल्लियों का समूह, कुत्तों का समूह, नीम के पेड़ों का समूह, धतूरे के पौधों का समूह आदि। अब यहाँ पर जैसे कि आपके पुस्तक में दिया है नीम के पेड़ों का समूह, धतूरे के पौधों का समूह, ठीक है। तो अगर पादप जगत में नीम और धतूरा दोनों आएंगे, लेकिन नीम का जो पौधा होता है उसकी पेड़ होता है उसकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा होती है और धतूरे के पौधे की ऊंचाई कम होती है। नीम के जो फल होते हैं वो औषधीय गुण रखते हैं, इसको निंगोली बोलते हैं हम लोग दैनिक बोलचाल की भाषा में। जबकि धतूरे के पौधे का जो फल होता है उसको हम अन्य उपयोग में लेते हैं। जितने भी पेड़ पौधे हैं सभी का उपयोग है। उसी प्रकार नीम के पेड़ का जो क्षेत्रफल होता है उसकी छाया होती है वो ज़्यादा बड़ी होती है, घनत्व तो ज़्यादा होता है उसकी पत्तियों का। जबकि धतूरे के पौधे की पत्तियों का घनत्व थोड़ा कम होता है, पत्तियों के आकार प्रकार में भी अंतर होता है। तो यहाँ पर दोनों में भिन्नता पाई जाती है। इन छोटे समूहों के सदस्यों की तुलना करने पर हम पाते हैं कि इनमें अधिकांश लक्षण समान होते हैं तथा ये लक्षण उन्हें अन्य छोटे समूहों से अलग करते हैं। ये लक्षण इन समूहों के सभी सदस्यों में मिलते हैं, चाहे वह सदस्य पृथ्वी के किसी भी क्षेत्र विशेष में रहता हो। मतलब अगर नीम के पेड़ का हमने अलग समूह बना दिया है तो जितने भी नीम के पेड़ विश्व में कहीं भी पाए जाएंगे उनमें 99% अधिकतर सभी नीम के पेड़ों में एक समान ही लक्षण पाए जाएंगे। तो ये उसकी स्पेसिफिक पहचान है कि यही नीम का पेड़। आप कहीं भी जाओगे, आप यहाँ देख लो, अपने क्षेत्र में देखोगे तो वही नीम का पेड़, वैसे ही अन्य किसी क्षेत्र में चले जाओगे तो आप तुरंत पहचान जाओगे कि यह भी नीम का पेड़ है, क्योंकि आप उसके विशेष लक्षणों के बारे में जानते हो। यही उस समूह विशेष के लक्षण कहलाते हैं तथा इन्हीं के आधार पर उस समूह को जाति की संज्ञा दी जाती है। तो किसी समूह विशेष में विशेष लक्षण जो उसको अन्य जीवों से अलग करते हैं जब पाए जाते हैं तो उस समूह को हम जाति कह सकते हैं, है ना। उदाहरण के लिए हम मनुष्य के समूह की ही बात करते हैं, यानी मनुष्य जाति, है ना। सभी मनुष्य चाहे पृथ्वी के किसी भी क्षेत्र में निवास करते हों, सभी में सुविकसित मस्तिष्क, त्वचा पर कम घने बाल पाए जाते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये सारे लक्षण मनुष्य जाति के हैं, इन्हें अन्य जाति के सदस्यों से भिन्न करते हैं। तो ऐसे लक्षणों वाला जीवों का समूह जो उसे अन्य जाति से, अन्य जीवों के समूहों से पृथक करता हो, जाति कहलाता है
है ना। यही जाति की परिभाषा हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि ऐसे लक्षणों वाला जीवों का समूह जो उसे अन्य जीव समूहों से पृथक करता है उसे हम जाति कहते हैं। क्या एक ही जाति के सभी सदस्य सारे लक्षणों में समानता रखते हैं? अब आप सोच लो कि क्या सारे मनुष्य एक समान होते हैं? और अच्छाई बुराई वाले गुणों को नहीं बोल रहे हैं, यहाँ पर जीव वैज्ञानिक गुणों की बात कर रहे हैं। तो कौन से गुण ऐसे हो सकते हैं? अब आप सोचिए कि जब आप आधार कार्ड बनवाने जाते हो तो कौन सा गुण आपको अन्य सारे मनुष्यों से अलग करता है? हमारा थंब इम्प्रेशन हो गया, या रेटिना का चित्र लेते हैं तो जो रेटिना का चित्र होता है और थंब इम्प्रेशन होता है यह अन्य सभी जीवों से पृथक होता है। ये हमारा व्यक्तिगत भिन्नता है जो हमें अपने ही समूह के जीवों से पृथक करती है। आज के अध्याय में इतना ही। धन्यवाद।